ईरान के वक्त रात के 2:30 पर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और हमला भी दुनिया के सबसे बड़े और वजनी बम के साथ, और वो भी एक नहीं, यके बाद दीगरे कई बम गिराए गए ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, जिसमें फर्दो भी शामिल है, जिसके बारे में हमने पूरी तफसील से आपको बताया था और ये भी बताया था कि उसके लिए एक ही बम तैयार किया हुआ है और देखते हैं कि वो कितना नुकसान पहुंचा पाता है, क्योंकि किसी को हतमी तौर पर नहीं पता कि वो बम भी को इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर सकता है कि नहीं, लेकिन अब वो बम उस पर गिरा दिया है। सदर ट्रंप ने कहा तो ये था कि वो 2 हफ्ते लेंगे। फील्ड मार्शल साहब से मिलने के फौरी बाद उन्होंने स्केड्यूल जारी किया था इस जंग का और कहा था कि अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम हमला करने का फैसला करेंगे। हमने उसी दिन व्लॉग करके आपको बताया था कि जंग का स्केड्यूल अब जारी हो गया है और किसी भी वक्त हमला हो जाएगा। हालांकि सदर ट्रंप ने कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम फैसला करेंगे, लेकिन जाहिर है चीजें सब क्लियर थी। शायद उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट और रजीम के साथ ही अपनी फैसले को रोके हुआ था और जैसे ही उन्हें इनके साथ बातचीत हो गई तो उन्होंने फौरी तौर पर स्केड्यूल जारी किया और अब आखिरकार हम ये कह सकते हैं कि अमली तौर पर ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हो गई है। अब देखते हैं ईरान जवाब दे पाता है, नहीं कितना जवाब दे पाता है, लेकिन अमेरिका ने अब खुद से, पहले तो इसराइल और ईरान की जंग चल रही थी, अब अमेरिकी तैयारों ने जाकर बाज़ाब्ता तौर पर यह जंग शुरू कर दी है, क्योंकि उन्होंने जो GBU-57, जी हाँ, दुनिया का जो सबसे वजनी बम है, जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहते हैं या बंकर बस्टर कहते हैं, उसको डिप्लॉय कर दिया है और मल्टीपल बम्स जो हैं वो गिराए। आपको हमने कल ही एक व्लॉग में बताया था कि इस बम को सिर्फ और सिर्फ B-2 जो बॉम्बर्स स्टेल्थ प्लेन है सिर्फ वो गिरा सकते हैं, और हमारे पिछले व्लॉग में ही हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो मसूरी की एयरफोर्स की अमेरिका की बेस है, वहां से 2 या 3 जो B-2 बॉम्बर्स हैं उन्होंने उड़ान भरी थी और रवाना हुए थे वो मशरिक वस्ता की तरफ, और ये हमने आपको कल खबर दी थी और उस वक्त आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से ये इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी रिफ्यूलिंग भी जरूरी होगी, और साथ ही हमने आपको ये खबर दी थी कि इसी बेस से रिफ्यूलिंग करने वाले जहाज भी उनके साथ उड़े। पहले आपको डिटेल दे दें कि ये कहां कहां हमला हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, फिर आपको ये बता दें कि उसके बाद सदर ट्रंप ने एक स्पीच की है, अपनी कौम से खिताब किया है, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है। फिर अमेरिका के अंदर अब कुछ बहुत मुतबर आवाजें जो है इस जंग के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस से अप्रूवल लिए बगैर ये जंग सदर ट्रंप ने शुरू कर दी है। अब ये जंग का आगे बनेगा क्या, क्योंकि तेल की कीमतें तो पहले ही आसमान पे चली गई हैं, उसके साथ साथ और जो खित्ते की बदलती सूरत हाल है, मतलब चाइना इसमें क्या रोल प्ले करेगा, रशिया क्या करेगा, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जा रहे हैं, तो पूरी सूरत हाल जो है वो आपके सामने रखते हैं। तो पहले तो हमने आपको बताया कि ये अमेरिका में उस वक्त जून की 21 तारीख थी, लेकिन ईरान में जून 22 हो चुकी थी और सुबह के 2:30 थे सुबह के, जब अमेरिकी US B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने GBU-57 जो उनका बम है, बंकर बस्टर, उसको उन्होंने फेंका उन्होंने फर्दो के ऊपर, जिसका हमने आपको बड़ी तफसील से फर्दो का आपको बताया था, न्यूक्लियर साइट जो पहाड़ों के अंदर है और बहुत डीप बनी हुई है, उसके साथ ही नेटन्स और उसके साथ ही इस्फहान, इन तीनों, इस्फहान, नेटन्स और फर्दो, ये जो 3 उनकी न्यूक्लियर साइट्स थी जहां पर ये कह रहे थे कि वो एनरिचमेंट कर रहे हैं और एटम बम बनाने के लिए एनरिचमेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे वजनी एटम बम जो है वो फेंका है। वजन के हिसाब से आप देखें तो कई बसों जितना वजनी एक बम होगा, क्योंकि एक बम का वजन जो है वो 15,000 किलोग्राम से ज्यादा, या तकरीबन 15,000 किलोग्राम। एक B-2 बॉम्बर स्टेल्थ प्लेन जो है वो 2 बम्स लेके जा सकता है, और कहा जा रहा है कि 6 इसके अंदर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया आउटलेट्स बता रहे हैं कि 6 B-2 बॉम्बर जो हैं वो इसमें इस्तेमाल हुए। मजीद इंफॉर्मेशन इसकी ये भी है कि ईरानियन ऑफिशियल्स ने कंफर्मेशन दे दी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारी साइट्स के ऊपर रात के 2:30 पर हमला हुआ है, नुकसान हुआ है, लेकिन कोई भी जानी नुकसान वहां पर नहीं हुआ। ईरान की इस कंफर्मेशन के बाद ये तो तय हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि हमला बाकायदा किया भी गया और इफेक्टिवली हुआ भी, और बम्स जो है वो वहीं पर फेंके गए। अब क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा और वजनी बम है, जिसको GBU-57 कहते हैं, हम आपको इसके बारे में कुछ बता चुके हैं पहले। अब इस बम ने तबाही तो मचानी थी। जो इसकी वीडियोस कुछ सामने आ रही हैं, इतना नहीं पता कि कितनी ऑथेंटिक हैं, लेकिन जो कुछ बड़े ही मोतबर जगहों से ये शेयर की जा रही हैं, उनसे तो ऐसे लग रहा है कि ये बम ऐसे ही है बिल्कुल जैसे एटम बम चलता, बिल्कुल आग का गोला एक इसने फजा के अंदर बनाया, नीचे तो जो तबाही मचाई, लेकिन ऊपर तक ऐसे आग का गोला बनाया जैसे माजी में आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज में जो हिरोशिमा नागासाकी का एटम बम का धमाका लोग प्रिडिक्ट करते हैं या डिपिक्ट करते हैं, माजरत प्रिडिक्ट कह दिया, जिस तरीके से डिपिक्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके की सूरत हाल वहां पर बनी। जो आवाज आई इस बम धमाके के बाद और जो इससे जिस तरह की तबाही नजर आ रही है और जिस तरह की आग नजर आ रही है, उससे आप उस सारे इलाके की तबाही के बारे में खुद समझ सकते हैं। अब ये जो नंबर्स हैं मैं अगले आपको देने लगा हूं, ये ईरानी वर्जन इसमें शामिल नहीं है। ये जो इंटरनेशनल एजेंसी है, जो IAEA, जो इंटरनेशनल एटॉमिक मामलात से रिलेटेड जो एजेंसी है, जो इनको देखती है, ऑब्जर्व करती है, वो ये कह रहे हैं कि ईरान 83.7% उनके पास इनरिच्ड यूरेनियम था, जो कि बम बनाने के बिल्कुल करीब है, ये उनका कहना था। फिर वो ये कहते हैं कि ये जो फर्डो है, इसमें तकरीबन 6000 प्लस सेंट्रीफ्यूज से जिनके अंदर यूरेनियम की इनरिचमेंट हो रही थी। फिर वो ये कह रहे हैं कि जो नेटन्स है, वहां पर 10,000 से
प्लस सेंट्रीफ्यूज थे। फिर वो कह रहे हैं कि इस्फहान में भी इसी तरीके से बड़ी उनकी स्टोरेज, जो यूरेनियम उन्होंने इनरिच कर रखा था उसकी स्टोरेज वो इस्फहान में कर रहे थे। स्टॉक पाइल, ईरान के पास जो स्टॉक था वो, अगेन मैं दोबारा कह रहा हूं कि नंबर गलत हो सकते हैं क्योंकि ये अमेरिका, इसराइल और जो इंटरनेशनल एजेंसी है IAEA उनके नंबर्स हैं ये, और वो कहते हैं कि ईरान के पास 5500 किलोग्राम इनरिच्ड यूरेनियम था 60% प्योरिटी के साथ, और इससे उनके ख्याल में बहुत जल्दी ईरान जो है हफ्तों के अंदर बम बना सकता था। उनका कहना यह भी है कि ईरान के पास कुछ ऐसा मटेरियल भी था जिसे वो चंद दिन के अंदर भी कन्वर्ट करके शायद बम के अंदर कन्वर्ट कर सकता था। सारे लोग इसको नहीं मानते, कुछ लोग ये क्लेम कर। वेस्टर्न एजेंसीज का ये भी कहना है कि अगर ईरान ये बम, जैसे कि हमने आपको कहा कि वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द बना सकता था, उनके पास 5500 ग्राम इनरिच्ड यूरेनियम था और वो इसको बम में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते थे, तो उनका अगला डर ये था कि ईरान का जो शहाब 3 मिसाइल है वो मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। उनके पास फिर सुपरसोनिक मिसाइल भी हैं जिनको रोकना तकरीबन नामुमकिन होता है। उनका ख्याल ये था कि इन मिसाइल्स के साथ फिर अमरीकी अड्डों को, बहरी बेड़ों को, अमरीकी जो एयर बेसेस हैं और खुसूसी तौर पर इसराइल को निशाना बनाया जा सकता था। ये वो प्रिटेक्स्ट है, लेकिन ये प्रिटेक्स्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रिटेक्स्ट हमने इराक वॉर के अंदर, आपको याद होगा, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का हमने पूरा कॉन्सेप्ट सुना था और किस तरीके से गवाहियां दी गई थी, पूरा मुकदमा बनाया गया था, इराक पर हमला कर दिया, इराक को तबाह कर दिया और लाखों जाने गई उसके अंदर, और बाद में सबने माफी मांग ली कि हाँ जी वहां पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे। उन्हीं प्रिटेक्स्ट के साथ, उसी तरीके के बातचीत के साथ अब यहां पर भी हमला किया गया है और अमेरिका से भी आवाजें उठ रही हैं, उसकी तरफ भी जाते हैं। कुछ और इंफॉर्मेशन दे दें कि ये जो तीनों साइट्स थी इन पर ईरान ने जो रशियन मेड S-300, अभी आपने S-400 के बारे में सुन रखा था जो इंडिया के पास, और इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें से इस्तेमाल भी किया था, और फिर ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने शायद उनमें से एक उनका यूनिट जो है उसे डिस्ट्रॉय भी किया। तो जो S-300 है, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इन जगहों पर उन्होंने डिप्लॉय कर रखा था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो पहले दिन ही इजराइल ने स्ट्राइक्स की थी, सबसे पहले, आज से को हफ्ता पहले आप कह लें, उसी दिन ही उनके S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया था। तो उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उतना तगड़ा नहीं था, ताकतवर नहीं था कि जो इन B-2 बॉम्बर्स जो स्टेल्थ थे इनको रोक पाता और या इनको वापस हमला कर पाता। इसलिए आप याद कीजिए कि अब से 3-4 दिन पहले ये खबर पहले इसराइल से आई थी, बयान आया था, बल्कि खबर क्या, और फिर अमेरिका से भी आई, और अमेरिका से भी बयान आया था आला तरीन सतहों से कि जो ईरान की एयर स्पेस है वो अब हमारे कंट्रोल में है, कब्जे में है। कब्जे का मतलब ये कि हम फ्रीली जा सकते हैं, फ्रीली आ सकते हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम अब मौजूद नहीं रहा, हमने नाकारा बना दिया है और हमें वापस वहां से कोई कुछ नहीं कह सकता। ये हमले क्योंकि मुतवक्के थे, इसलिए मेरा ख्याल इन साइट्स के ऊपर कोई इंसान नहीं था, या था भी तो वो जमीन के बहुत नीचे थे, इसलिए ईरान ये कह रहा है कि इसके अंदर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, बाकी नुकसान की वो असेसमेंट करेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ईरान भी और जो वेस्टर्न एजेंसी है, बल्कि वर्ल्ड एजेंसी है, वेस्टर्न क्या कहें, कंट्रोल भले उस पर वेस्ट का है, IAEA, वो भी ये कहती है और ईरान भी कहता है, दोनों कहते हैं कि वहां पर किसी किस्म की ताबकारी का अखराज नहीं हो। तो ताबकारी का अखराज जाहिर है तभी होना था जब न्यूक्लियर के जो भी कुछ ऐसे मामलात हैं, जो भी यूरेनियम और दूसरी चीजें उसमें इस्तेमाल होती हैं, वो डायरेक्टली हिट। तो इससे एक जो ईरान के हिसाब से मुस्बत बात है वो ये बनती है कि ईरान के जो असासे हैं, इसका मतलब है बाहर से तो शायद उनकी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा हो, लेकिन उन्होंने वो इतना गहरा सब कुछ रखा हुआ है कि मेरा नहीं ख्याल कि उसको नुकसान पहुंचा, क्योंकि अगर उन तक ये बम पहुंचते तो फिर ताबकारी का अखराज तो जरूर होता। अब ये तो नहीं होना कि जो यूरेनियम है उसमें चुप करके बैठे रहना है कि ये अमरीकी बम है तो मैंने अब ताबकारी का अखराज नहीं करना। अगर ये दोनों कह रहे हैं, अगर तो सिर्फ जो IAEA जो इदारा है वो कहता तो हम कहते हैं कि चलें वो अंडर प्ले कर रहे हैं, डाउन प्ले कर रहे हैं इसे, लेकिन अगर ईरान भी यही कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि उनके जो असल असासे हैं या उनका यूरेनियम है, मे बी उनका काम अब डिले हो जाएगा। और यही जो इंटरनेशनल जो एटॉमिक एजेंसी है वो भी यही कह रही है कि इनके काम को मुकम्मल अभी तक खत्म नहीं किया जा सका, सिर्फ डिले हो जाएगा। ईरान का ये जो प्रोसेस था ये डिले हो, तो ये बात तो क्लियर है कि ताबकारी वहां से नहीं फैली, और ये बात भी क्लियर थी कि जो फर्दो है वो इतना गहरा है कि जो GBU-57 है वो हमने आपको व्लॉग में बताया था कि वो उस तक शायद ना पहुंचे। अब आगे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे ये तो हमने आपको बता दिया कि उनका जो S-300 सिस्टम था एयर डिफेंस, वो पहले से ही उसको जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया था या तबाह कर दिया गया। हमने आपको ये भी बताया कि 6 के करीब कहा जा रहा है कि ये जो B-2 बॉम्बर, स्टेल्थ बॉम्बर्स थे, ये इसमें इस्तेमाल हुए। इसके साथ साथ अब इसकी जरा जो खित्ते के अंदर जो इसकी सिचुएशन है, 12% ऑयल, शायद अभी जब तक हम बात कर रहे हो तो ये परसेंटेज 12 की बजाय 15 या 20 हो जाए, लेकिन जब हम व्लॉग करने से पहले डाटा लिया था हतमी तो 12% तेल की कीमत बढ़। ये तेल सिर्फ ईरान से नहीं निकलता, या ये इसलिए कीमत नहीं बढ़ रही कि ईरान के तेल, ईरान पर तो पहले ही पाबंदियां, वो बहुत ज्यादा तेल सप्लाई नहीं कर पा रहा। ये असल में पाबंदी ये इसलिए कीमत बढ़ रही है कि ईरान के पास से जो समंदर में से तेल गुजरना है वो भी जाहिर है इस जंग की वजह से सारा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और ये पूरा रीजन ही जंग में जा सकता है। तो उन खतरात को देखते हुए तेल की कीमतें जो है वो तकरीबन 12% जो है, जो एक मेजर इंक्रीज है एकदम। और मैंने आपको कहा कि ये मजीद भी हो सकती है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, तो ये तकरीबन इस वक्त 60 से पहले भी ये 12% तो आज बढ़ा है, उससे पहले भी लगातार तेल ऊपर आ रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह
वजह से 12% तो अभी कीमत इसकी बढ़ी है। जो 2-3 दिन पहले तक $60, 2-3 कह दिया, 2-3 हफ्ते पहले तक $60 फी बैरल पर चल रहा था तेल की कीमतें, वो अब $95 फी बैरल के ऊपर इस वक्त कीमत है, और ये ऊपर भी जा सकती है। और इससे आप जो पूरी दुनिया का बिजनेस है, पूरी दुनिया के ऊपर जो इसका इंपैक्ट है, वो भी आप समझ सकते। अमेरिका के अंदर मोतबर आवाजों ने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करना शुरू किया, जिसमें बर्नी सैंडर्स हैं, जो अमेरिकी सदारती उम्मीदवार भी रहे हैं। हिलरी क्लिंटन ने जब इलेक्शन लड़ा था, उनसे टिकट छीन लिया गया था, उनको नहीं लड़ने दिया गया था, लेकिन वो एक बड़े ही मौसर कैंडिडेट थे और बड़े हर दिल अजीज कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो जंगों के खिलाफ। आज भी वो ओक्लाहोमा सिटी के अंदर स्पीच कर रहे थे एक इवेंट में, जब उनको वहां पर बताया गया, क्योंकि सदर ट्रंप ने अपना एक बयान अपनी सोशल मीडिया के ऊपर, जो उनकी अपनी वेबसाइट है, उस पर उन्होंने जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ये 3 हमले किए हैं, और उन्होंने बताया कि बहुत इफेक्टिवली किए हैं और बड़ी कामयाबी से किए हैं। और उन्होंने कहा कि अब हम ईरान को मौका देंगे कि वो मुज़ाकरात करे, अगर अभी भी मुज़ाकरात नहीं करेगा तो हम मजीद हमले करेंगे, और फिर इतने गंदे हमले करेंगे कि ईरान को तबाह करके रख। तो ईरान के पास या तो अब डील करने का मौका है, अमन को चांस दे इन हमलों के बाद, क्योंकि हमने उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, सदर ट्रंप का दावा है कि उनको हमने मुकम्मल मलियामेट कर। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 10 बजे रात मैं कौम से खिताब करूंगा, जिसमें मैं कौम को बताऊंगा कि सब कुछ क्या हुआ। फिर अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने खिताब किया कौम से, और खिताब में उन्होंने ये बताया कि वही बात जो ट्वीट में लिखी थी, कैसे हमने 3 जगहों पर हमला किया है, इफेक्टिवली किया। उन्होंने कहा दुनिया की कोई और फौज ऐसे नहीं कर सकती जैसे हमने किया है, और हमने इफेक्टिवली उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको तबाह कर दिया। और अब हम चाहेंगे कि ईरान बैठकर हमसे बात करे, सुलह की बात करे, डील की बात करे, और हम डील करने को तैयार हैं। अब देखते हैं ईरान इसका रिस्पॉन्स कैसे देता है। ईरान क्या इसको मजीद एस्केलेशन की तरफ जाता है अब, क्योंकि अमेरिका ने और इसराइल ने तो उनके ऊपर भरपूर एस्केलेशन कर दी है, भरपूर अनप्रोवोक्ड हमले कर दिए हैं। अब ईरान इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इसको भी देखना पड़ेगा। बर्नी सैंडर्स साहब जब खिताब कर रहे थे तो उनको ये इंफॉर्मेशन मिली, और वहीं से उन्होंने जाहिर सारे अपने मजमे के साथ भी शेयर की, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया, और वो एक मोतबर आवाज है अमेरिका से, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि बगैर कांग्रेस की अप्रूवल के सदर ट्रंप इस जंग में नहीं जा सकते थे, वो क्यों इस जंग में गए। और उन्होंने कहा कि हमें मजीद जंग नहीं चाहिए, मजीद जानों का ज़िया नहीं चाहिए, इस सब को फौरी तौर पर रोकना हो। तो ये सूरत हाल है जो अमेरिका के अंदर बनी। इसके साथ साथ अमेरिका ने 2 अपने जो बड़े उनके बहरी बेड़े हैं उनको डिप्लॉय कर दिया है रीजन के अंदर, और उन्होंने अपना जो USS अब्राहिम लिंकन कैरियर है, जो बहरी बेड़ा है, उसको फौरी तौर पर उन्होंने पर्शियन गल्फ में मूव किया है। और मामला जो, और ये भी खबर है कि मजीद B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो भी अब रवाना किए गए हैं रीजन की तरफ, खिते की तरफ। तो मामला किस तरफ जाते हैं ये अगले 1-2 दिन में पता चलेगा, लेकिन अभी इस वक्त की सूरत हाल ये है कि आखिरकार अमेरिका ने ईरान पर बाकायदा तौर पर हमला कर दिया है, B-2 बॉम्बर यूज किए हैं, GBU-57 बॉम्ब, जो दुनिया का सबसे हैवी, वजनी और खतरनाक बम है, वो इस्तेमाल किया गया है 3 ईरानी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर। और अमेरिका कह रहा है कि हमने मुकम्मल तबाह कर दिया है। ईरान का जो रिस्पॉन्स है उससे नहीं लग रहा कि वो मुकम्मल तबाह हुआ है। तो ये सूरत हाल। अब जरा पाकिस्तान की इस पर बात कर लें चलने से पहले। अगर आप इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स को मैप पर देखें तो इनके करीब तरीन जो बॉर्डर है वो इराक का है, एयर स्पेस कह लें वो इराक। उसके बाद तुर्की वगैरह भी हैं, लेकिन वो तो कभी भी अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे। तो जो ऑप्शन लगता है वो या तो इराक बनता है और या हम बनते। हम 1200 किलोमीटर दूर हैं तकरीबन, और इराक जो है वो 8। तो नेचुरल जो प्रेफरेंस बनती है वो तो इराक ही बनती है। अब ये पता चल जाएगा आने वाले दिनों में कि ये किसकी एयर स्पेस इस्तेमाल, क्या इराक की हुई है, जिसके चांसेस ज्यादा है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि फौरन फिर जर्नली टाउट कहेंगे कि मैंने बगैर सबूत के इल्जाम लगा दिया। इसलिए मैं हरगिज ये इल्जाम नहीं लगा रहा कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूं कि तकरीबन 800 किलोमीटर दूर इराक की एयर स्पेस 700, 800, 850, और इसी तरह पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो 1100 से लेके 1200 किलोमीटर जो है वो उसकी जो एयर स्पेस जो है वो इतनी दूर बनती है। इनमें से जो मुख्तलिफ इनकी जगह हैं, जाहिर है किसी से थोड़ी ज्यादा बने कम बने, लेकिन ये एक ऑन एवरेज एयर स्पेस पाकिस्तानी का डिस्टेंस है। तो जो नेचुरल बनती है वजह जहां से जाएं, या नेचुरल एक लॉजिकल एयर स्पेस जिसमें से गुजर के वो जाएं, वो जाहिर है इराक की ही बनती है। और उधर इजराइल से अगर वो उड़ के आए हैं या उस तरफ से आए हैं तो जाहिर है जॉर्डन, और उसके बाद इराक, और फिर ईरान के ऊपर उन्होंने हमला किया। अच्छा, अब आपने ये भी ज़हन में रखना है कि इराक छोटा मुल्क नहीं। अगर पाकिस्तान की तकरीबन अब जो पूरा रकबा है वो तकरीबन 3.5 या 3.5 लाख मुरब्बा मील है तकरीबन, रफली, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं, लेकिन शायद 3.5 या 3.5 लाख मुरब्बा मील पाकिस्तान का पूरा रकबा है। तो ईरान का तकरीबन 6.25 से 6.5 लाख मुरब्बा मील उनका, मतलब हमसे तकरीबन डबल है, तकरीबन हमसे वो डबल है, मतलब दुगने साइज का मुल्क है ईरान रकबे के। लेकिन आबादी देखें तो ईरान की तकरीबन 9 करोड़ के करीब आबादी, 8.5 करोड़, 9, 9.5, हतमी तौर पर तो उनके भी मरदमशुमारी देर पहले हुई होगी, लेकिन चले 9 के करीब, और हम तकरीबन को 25 से 28 करोड़ है। तो हमारा उनसे रकबा आधा है, आबादी हमारी उनसे 3 गुना।
तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि ईरान के अंदर जो तो शहर है वहां तो बहुत गंजान आबादी है, लेकिन कितना सारा उनके पास ऐसा रकबा है जहां किसी को नहीं पता कि कहां उन्होंने अपनी कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई हो जिसका पूरी दुनिया में किसी को ना हो। क्योंकि जो फर्डो की उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वो भी बहुत देर खुफिया रही, बाद में जाके वेस्ट को पता चली और उन्होंने माना कि ये हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो अगर तो ईरान को भी पता था, जैसे हमें तक को पता था और हमने आपको बताया था कि B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो उड़ गए हैं मसूरी से, तो जाहिर ईरान को भी पता होगा क्योंकि मीडिया में आ चुकी थी। तो वो यूरेनियम वहां रखकर दही तो नहीं उसका जमा रहे थे, मेरा ख्याल वो वहां से आगे पीछे कर दिया होगा उन्होंने। दैट्स माई अगेन एनालिसिस, लेकिन आई कैन नॉट से विद ऑल द ऑथेंटिसिटी, और मेरे पास उसका कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन लॉजिकली तो यही लगता है कि वहां से यूरेनियम हट चुका होगा और उनकी और भी फैसिलिटीज होंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो सदर ट्रंप कह रहे हैं शायद वो उनको इस वक्त जरूरत थी या वो शदीद प्रेशर में थे इसराइल के और दूसरे लोगों के कि हमला आपने करना ही करना, क्योंकि लॉजिकली समझ नहीं आती कि इसमें से उन्होंने क्या हासिल किया। बहरहाल खित्ते के ऊपर अब जंग के बादल मंडरा रहे हैं, इतने मंडरा रहे हैं कि इससे पहले इतने ये बादल नहीं मंडरा रहे थे। जाने से पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान की अकल, क्योंकि हमें तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। हमारे लोग, हमारे स्पेशली जनरल साहबान ये कभी भी नहीं मानते कि वो कुछ चीज़ों में दूसरे लोगों को कंसल्ट कर लिया करें, वो समझते को अक्ल कुल है। अभी आप गौर कीजिए कि जब इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस वक्त ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से इन एक्शन नहीं। उस वक्त अगर आप नोबेल पीस प्राइज की बात करते तो चले फिर भी कोई समझ आती थी कि आपने एक अपना फायदा उठाने के लिए सदर ट्रंप के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए आपने ये शोशा छोड़। हालांकि नॉर्वे ने या वेस्ट ने पाकिस्तान के कहने पर तो नहीं देना ना, हाँ पाकिस्तानी लोग एफर्ट करें और बात है, हुकूमत के कहने पर तो नहीं देना। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है जिसके अंदर ऑलरेडी ईरान के साथ जंग चल रही है, ईरान आपका नेबरिंग कंट्री, एंड उस वक्त जब आपको पता है किसी वक्त भी सदर ट्रंप फैसला कर सकते हैं ईरान पर हमला कर, उससे एक दिन पहले आपने ये कालक अपने मुंह पे मली है कि आपने उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। आप खामोश रहते, मैं ये नहीं कहता कि आप सदर ट्रंप के खिलाफ चले जाते, आप खामोश रहते, आप अपने मुल्क के इंटरेस्ट को भी देखिए। हिंदुस्तान खामोश नहीं बैठा, हालांकि उनके अमेरिका से हमसे भी ज्यादा मरासम है असल में गहरे, लेकिन हमने हमेशा बेवकूफी करी, बेवक्त की रागनी से अपने मुंह पर काला और हमने फिर मली है। और अब आप देखिए कि अगर ये जंग बाकायदा जो कि अब शुरू हो गई है, तो अब हम किस मुंह से हमारे फील्ड मार्शल साहब और दूसरे लोग कौम को जवाब देंगे कि जिन्होंने हमारे हमारा हमसाया मुल्क है, फिर इस्लामी बरादर मुल्क है, उसके ऊपर एक हमला कर दिया है और हम उनको नॉमिनेट कर रहे हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए।